जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास टेंथ के इतिहास के चैप्टर एक में क्या है? चैप्टर एक में है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर एक में क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ये होगा हमारा वीडियो पार्ट 1। वीडियो पार्ट 1 क्यों बोले ये समझिए। वीडियो पार्ट 1 इसलिए हम बोले ये चैप्टर जो है ये थोड़ा बड़ा है। इसका थ्योरी ये चैप्टर जो है बड़ा है थोड़ा सा, यही कोई 10-12 पेज का होगा, 10-12 पेज में होगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो एक वीडियो में हमको ये कवर करने में लगभग वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम इसे 2-3 या हो सकता है 4 एटलीस्ट रखिए। 3 में हुआ तो हुआ, 3 में नहीं तो 4 में तो फिक्स ही हो ही जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम लोग इसीलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिए, ठीक ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है जो किसी विशेष खास जगह में रहते हैं, संस्कृति या समाज में रहते हैं, ऐसे परिवेश में जो रहते हैं, ऐसे उसमें एकता की वाहक अधिक होती है, एकता की वाहक बनती है, यानी एकता उसमें बहुत ज्यादा होती है, इसका कहना है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ से शुरू हुआ था? तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण शुरू हुआ था यूरोप से, और पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, इसका कहना है। परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। यह 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो बोलना है 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में, ठीक ना। फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से ये जो सामने आया, पूर्ण रूप से जो यह फैला, कब? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। कब? 19वीं शताब्दी समझिए। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? अभी क्या है? अभी है हम लोग का 2025 को हम लोग क्या कहते हैं? 21वीं शताब्दी। क्या कहते हैं? 21वीं शताब्दी, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं 21वीं शताब्दी। समझिए कैसे। ये क्या है? 2025, ठीक ना। ये देखिए, ये क्या है? 20 है तो एक बढ़ा के दिए 21वीं शताब्दी, ठीक। अगर वैसे इसी प्रकार यहाँ क्या है? 19वीं शताब्दी, तो ये क्या होगा? ये होगा, जो मान लीजिए 1801 से लेके हो जाएगा ये 1899, ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी। क्या? 19वीं शताब्दी कब होगा? 1801 से 1899, ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अभी जो हम लोग का चल रहा है 2025, ये कौन सा शताब्दी होगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका कब? 2001 से 2099 जो होगा, ये होगा आपका 21वीं शताब्दी। क्या होगा? 21वीं शताब्दी, ठीक ना। 21वीं शताब्दी, इसी को शताब्दी कहते हैं, समझ गए। तो ये जो बात कर रहा है, ये जो 19वीं शताब्दी बोल रहा है, कब से कब तक? 1801 से लेकर 1899 के बीच का ये बात कर रहा है। कब से कब? 1801 से 1899 के बीच का बात कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए, आक्रमण रूप से सामने आई, इसके कारण भी यथेष्ट थे, और परिणाम भी युगांतकारी ही रहा। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के लिए विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो बोल रहा है, इसका विकास जो है किसका? यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना का विकास के लिए फ्रांस की जो राजक्रांति हुई थी, फ्रांस में जो राजक्रांति हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो करवाया था, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान हुआ, इसका कहना हुआ। कौन सी के लिए? राष्ट्रीय की भावना का विकास के लिए, ठीक ना। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर दिया। यह बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग से बाहर कर दिया, परिवेश से बाहर कर दिया। अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। आगे है, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। यूरोप में जो है
कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग का संदेश कैसे पहुंचा? तो नेपोलियन के अभियानों के द्वारा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। इसका कहना हुआ वह जो है जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम से बाहर कर दिया, भौगोलिक परिधि से बाहर कर दिया। वो वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा दिया, उसको वास्तव में रूपरेखा उसे दिया, ठीक ना, प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है, रास्ता जो है, मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता वो निकलकर सामने आया, प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध में यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की राज्य शक्तियां होगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या बना? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद देखिए, पतन के बाद विजय शक्ति, नेपोलियन के पतन के बाद विजय शक्ति कहाँ एकत्र हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना में। कब एकत्र हुई? तो 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था, जिससे नेपोलियन ने युद्ध और विजय से अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसको नेपोलियन ने युद्ध और विजय यानी युद्ध और लड़ाई और जीत से उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बालकों देख सकने में असमर्थ रहे। जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। यह जो है राजनीति को निर्धारित करने के लिए नई शक्ति जो बनी थी, वो राजनीतिक को निर्धारित करने के लिए नए तत्व के रूप में उभर रही थी, नए तत्व के रूप में बन रहे थे। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। देखिए, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बन गया 2-3। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। मेजबानी के ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक जो था, कैसा था? वो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के चांसलर जैसे यूरोपियन शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिनका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शक्ति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? जिसमें कौन कौन शामिल था? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे, ये शामिल था। किसके लिए? यूरोपियन शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था किया जिसका उद्देश्य क्या था? एक व्यवस्था किया, एक नियम बनाया, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो यूरोप में शांति संतुलन को फिर से स्थापित करना, शांति संतुलन व्यवस्था को फिर से स्थापित करना, जिसको नेपोलियन के युद्ध ने पूरी तरह समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र को फ्रांस की क्रांति की देन थी। गणतंत्र और प्रजातंत्र जो है वो फ्रांस की क्रांति की देन थी। गणतंत्र और प्रजातंत्र जो था वो फ्रांस की क्रांति से आया था। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। बताइएगा, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुई। नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन से हुआ था? वियना सम्मेलन से। नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन से हुआ था? तो नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन से हुआ था? वियना सम्मेलन से। और मेटरनिक युग का शुरुआत किस सम्मेलन से हुआ था? तो वियना सम्मेलन से। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। इटली पर
अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उन्हें कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, अपना कब्जा स्थापित रखने के लिए, हमें रहने देने के लिए उन्होंने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है क्या, देखिए, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। सिसिली और नेपल्स किसको दिया गया? फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड कौन था, याद रखिएगा, फर्डिनेंड कौन था या बुर्बो वंश का सम्राट कौन था? फर्डिनेंड कौन था? तो फर्डिनेंड था बुर्बो वंश का सम्राट, या बुर्बो वंश का सम्राट कौन था? तो फर्डिनेंड। ठीक, आगे देखिए, दिया गया रोम और उसके आसपास के राज्य पोप होगा, यहाँ पोप, आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। कहाँ पर? लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हेस्बर्ग राजवंश को दे दिया गया। हेस्बर्ग राजवंश को क्या दिया गया? परमा, मोडेना और टस्कनी, ये किसको दिया गया? हेस्बर्ग राजवंश को दे दिया गया। तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। पिडमाउंट के राज्य में किसको सम्मिलित किया गया? जेनेवा और सार्डिनिया को। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा? तो याद रखिएगा, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। उसमें हर संभव प्रयास किया गया कि वहाँ के लोगों को राष्ट्रीयता का भावना नहीं जगना चाहिए। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना कर दी। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्ति की विजय थी। इस तरह जो है वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, जीत थी। विजय का मतलब होता है जीत। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। लेकिन यह व्यवस्था जो है हमेशा के लिए साबित नहीं हुआ, अस्थायी मतलब परमानेंट साबित नहीं हुआ। और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना जग गया, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व, यानी क्रांति के पहले, पूर्व का मतलब पहले की व्यवस्थापकों स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया। वो जो है क्रांति के पहले व्यवस्थापकों स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश को पुनः स्थापित कर दिया गया, ठीक ना। तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का राजा, हाँ ऑब्जेक्टिव है यहाँ, फ्रांस का राजा कौन बना? पुनः स्थापित किया गया। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का राजा कौन बना था? लुई 18वां बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास किया। उन्होंने वहां का परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर, वहां के फ्रांस के लोगों पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के दोनों के बीच, मध्य का मतलब बीच, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है। यहाँ देखिए, 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 2 जून 1814 ईस्वी को। 2 जून 1814 ईस्वी को। ये कब तक चला था? तो 1848 तक चला था। जारी कब हुआ था? 1814 में जारी हुआ था और 48 तक चला। 34 वर्ष, हाँ लगभग ये 34 वर्ष चलते रहे। चार्ल्स 10 के शासनकाल में
इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। चार्ल्स 10 का जो शासनकाल था उसमें इनमें कुछ परिवर्तन किया गया, परंतु यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। परंतु इसका परिणाम जो है 1830 ईस्वी के क्रांति के रूप में सामने आया। ये पढ़ते हैं क्या, जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति क्या कहता है, देखिए। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10 कैसा शासक था, तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उन्होंने कौन सा काम किया, उन्होंने ये काम किया, वो तो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, लेकिन फ्रांस में जो राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी का भावना जग रहा था उसे दबाने का कोशिश किया। देश प्रेम जो जग रहा था वहां के लोगों को, उसमें दबाने का उसको काम किया। उसने अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री किसको बनाया, तो पोलिगनेक के पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया गया। उसके इस कदम को उदारवादियों होगा, ठीक ना, यहाँ गलती हो गया, उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। इसको जो है वो क्या समझा, पूर्व पोलिगनेक के पूर्व मतलब पोलिगनेक के पहले 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर, उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना का उसने विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन होगा, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। उन्होंने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, कंप्लेन कर दिया, गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 उदारवादियों देशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। उसका जो विरोध कर रहा था, ये जो असंतोष प्रकट किया था, वो जो है चार्ल्स 10 ने इसका क्या किया, 25 जुलाई 1830 को 4 उदारवादियों देशों के साथ, कुछ 4 देशों के साथ मिलकर उन्होंने उसको दबाने का कोशिश किया, गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। इन अध्यादेशों के विरोध में जो है ना, कहाँ क्रांति दौड़ गई, तो पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को, कब, 28 जून 1830 ईस्वी को क्रांति हुआ था। 1830 को क्रांति हुआ। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इस क्रांति को गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है, गृह युद्ध कब हुआ था, तो 28 जून 1830 ईस्वी को। उसी को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। क्यों कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, ये समझिए। यहाँ क्या है, 28 जून 1830, 28 जून है ना, 28 जून के बाद क्या आएगा, जुलाई ही आएगा। 29 30 यानी 2 दिन के बाद क्या आ जाएगा, जुलाई ही आ जाएगा। 1830 है ही, इसीलिए 2 दिन के लिए लगभग जुलाई आ गया था, इसीलिए इसको हम जुलाई की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जुलाई की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। कब हुआ था, तो ये हुआ था 28 जून 1830 ईस्वी को। इसका नाम क्या था, गृह युद्ध। क्या नाम था, गृह युद्ध। ये आरंभ हुआ था। इसका परिणाम चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। इसका परिणाम यह हुआ, चार्ल्स 10 ने अपनी राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। ये कब भाग गया, तो ये 28 जून 1830 ईस्वी को भागा था, ठीक, पलायन कर गया। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। और इस प्रकार जो है फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्य वंश
को गद्दी सौंप दी गई। ध्यान दीजिए, जुलाई 1830 की क्रांति में जो चार्ल्स दस जो था, ये क्या क्या था, ये अपनी राजगद्दी त्याग कर यानी अपना स्थान छोड़कर ये भाग गया था। कहाँ? इंग्लैंड। तब इसके जगह किसी को तो आना था ना, तो इसके जगह कौन आया था? ब्रो वंश का अंत हो गया था। इनके स्थान पर आर्लिया वंश को राजगद्दी त्याग दे दिया गया। इसके जगह पे आर्लिया वंश को राजगद्दी दे दिया। इस वंश के शासक लुई फिलिप थे, और इसका शासक कौन था? इसका शासक था लुई फिलिप। किसका शासक? ये था आर्लिया वंश का शासक। आर्लिया वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप। के उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। इन्होंने सत्ता कहां से प्राप्त की थी? ये उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस के जनता के द्वारा सत्ता प्राप्त की थी। उसके समर्थन से, उसके सहायता से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियां, उदार होगा यहाँ, उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रही। इसीलिए इसका जो नीतियां था, नियम था, ये उदारवादियों के पक्ष में तो था ही, और ये संवैधानिक गणतंत्र के नियमित था। ये संविधान के नियम ही था। अब क्या है? 1830 की क्रांति का प्रभाव। 1830 की क्रांति का प्रभाव तो देखिए, इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। ये जो है सूचक था, सबूत था कि जो देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव जो है वो कम हो रहा है। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के स्थानों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। इस क्रांति मतलब किस क्रांति ने? ये मध्य वर्ग, लोग और संप्रभुत्व के सिद्धांत से देन थी। ये जो क्रांति हुआ था, कौन? जुलाई 1830 की क्रांति की, जिस क्रांति को हम नाम से जानते हैं। यानी कब हुआ था ये क्रांति? तो हुआ था 28 जून 1830 को। इस क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से सिद्धांत को उस क्रांति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तथा ये जो है वियना कांग्रेस का उद्देश्य जो था उसको निर्मूल यानी उसको अस्त व्यस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, निर्मूल कर दिया, उसका कोई काम नहीं, नष्ट कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। इसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पर पड़ा, और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये जो है ये क्या, किस मार्ग प्रशस्त यानी रास्ता प्रशस्त किया? किसका रास्ता प्रशस्त किया? तो यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्र के विकास का रास्ता प्रशस्त किया, रास्ता सामने लाया। यहाँ इटली होगा, इटली नहीं होगा, इटली होगा। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीय के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? तो एकीकरण तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्काल की व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीय के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ फ्रांस में भी लुई फिलिप आवाज उठाने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिसने फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ जो आवाज उठाया, उसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। आगे है सन 1848 ईस्वी की क्रांति, यानी 1848 की क्रांति। आइए 1848 की क्रांति पढ़ते हैं। देखिए, लुई फिलिप कौन? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था? तो उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था वह, परंतु वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, महत्वाकांक्षी था, महत्व था उसका मन था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, अपने विरोधियों के यानी जो उसका विरोध करता था उसको खुश करने के लिए क्या किया? उन्होंने स्वर्ण मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गिजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मध्यवर्ग के नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गिजो को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। तो बताइए, गिजो को प्रधानमंत्री के पद पर कौन नियुक्त किया था? गिजो को प्रधानमंत्री के पद पर लुई फिलिप ने पद पर नियुक्त किया था। किसने? लुई फिलिप ने। तो कब किया था? तो ये किया था
1940 ईस्वी में, ठीक ना। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो गीजो जो था कैसा था, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था। वह किसी भी संवैधानिक या सामाजिक, इसका आर्थिक सुधार, इसका जो कोई सुधार करता था, इसके विरुद्ध था वो। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को, जो अमीर वर्ग थे, उसको साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, जिसे शासन के कार्यों में कोई अभिरुचि नहीं थी। और जो अल्पमत भी थे, और जो अल्पमत भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके पास किसी भी तरह का सुधार करने का कार्यक्रम, किसी प्रकार का सुधार करने का कुछ भी नहीं था। और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी, और उसको किसी भी तरह की विदेश नीति में भी सफलता नहीं मिल रहा था, उसमें वो भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। उसके शासनकाल में, उसके यानी लुई फिलिप के शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। यह ध्यान रखिएगा, देश में बेरोजगारी और देश में भूखमरी और बेरोजगारी किसके शासनकाल में हो रहा था, तो लुई फिलिप के शासनकाल में हो रहा था, ठीक ना। जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, जिसके कारण गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 जनवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में दियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। कब विशाल भोज का आयोजन कब किया? 22 जनवरी 1848 ईस्वी में। कब? 22 जनवरी 1848 ईस्वी में, ठीक ना। जगह जगह विरोध लगाए, जगह जगह अवरोध, विरोध नहीं, अवरोध, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मजबूर किया गया। ये जो है जगह जगह का एक भोज आयोजन किया और जगह जगह पर अवरोध लगाया गया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने से मजबूर किया गया। 2 जनवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी। लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागी थी? तो 2 जनवरी को। कब? 2 जनवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड भाग गया, और इंग्लैंड चला गया। कहाँ भाग गया? तो इंग्लैंड चला गया। याद रखिएगा, लुई फिलिप अपनी गद्दी को त्याग कर कहाँ गया था? तो इंग्लैंड गया था, ठीक। कहाँ भागा था? तो इंग्लैंड। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। तब तक उधर से नेशनल असेंबली इंटरनेशनल जो होता है, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र का घोषणा कर दिया और 21 वर्ष से जो अधिक था, जिस भी आदमी का, जिस भी व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष से अधिक था, उसे वोट देने का अधिकार दिया, मतदान करने का अधिकार दिया, मताधिकार दिया, ठीक। काम के अधिकार की गारंटी दी, और काम के अधिकार की गारंटी दो, काम हम देंगे, इसकी गारंटी देते हैं सभी लोगों को। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों, यहाँ सुधारवादियों होगा, सुधारवादियों का नेता, गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो। सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। जल्दी ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और दोनों में लड़ाई हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इस क्रांति ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का ही अंत नहीं किया और भी कुछ किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, यहाँ हॉलैंड होगा, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। इस क्रांति से प्रभावित कौन कौन हुआ था? तो याद रखिएगा, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड, ये भी उसकी क्रांति से प्रभावित हुए। क्या प्रभावित हुए? इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया, और बढ़ते हुए जन असंतोष जो बढ़ रहा था उसका फायदा उठाया। फायदा किसने उठाया? जर्मनी के उदारवादियों ने। और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को
आगे बढ़ाया। और जो इन्होंने क्या किया, एकीकरण के द्वारा, राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा इन्होंने राष्ट्र राज्य की स्थापना, एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित था, जो संविधान के आधार पर लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर आधारित था, उसके समक्ष था, आधारित था। अब है इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा है, ठीक ना। देखिए यहाँ से लेकर इटली का एकीकरण यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम पढ़ लेंगे इसके अगले वीडियो में। किस वीडियो में? इसके अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।